चलो, आवाज आ रही है सबको? नहीं आ रही? हाँ चलो, आज हम पढ़ना चालू करते हैं। एनएलएम हम लोग चालू तो कर ही चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने कल किस किस बारे में बात की थी, याद करो। हमने टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात की थी। हम लोगों ने फोर्स के बारे में बात की थी। फोर्स के बारे में हम लोगों ने क्या कहा था कि फोर्स के बारे में हमें कितनी चीजें पता होनी चाहिए? 3 चीजें, याद करो। पहली चीज क्या थी? उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन और तीसरा उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब देख हुआ क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उसकी बात तो हम यहीं पर कर लेंगे, पर जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसकी बात करेंगे रोटेशनल में। कहाँ पे? रोटेशनल। तो रोटेशनल अभी अपना पढ़ेंगे बहुत टाइम के बाद, तो से चिंता नहीं करनी। पर 2 चीजें जो अभी हमें पता होनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अच्छा चलो बोलो, फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्या फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे रहती है या फिर कोई भी बॉडी चलती रहती है अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगाते। एक्सटर्नल फोर्स, क्या अनबैलेंस भी थी? हाँ, तो एक्सटर्नल भी और अनबैलेंस भी। जल्दी से बोल, अगर यहाँ पर एक ब्लॉक है रखा हुआ, तो इस वाले ब्लॉक के ऊपर यहाँ से फोर्स लगाई F, यहाँ से भी फोर्स लगाई F और यहाँ से भी फोर्स लगाई F। अनबैलेंस फोर्सेस है क्या यहाँ पे? यहाँ पे अनबैलेंस्ड है क्या? अरे F और F कैंसिल हो जाएगा और इस वाले F की वजह से ब्लॉक नीचे तोड़ के जाता है क्या जमीन पे? तो क्या ये वाला ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा? ठीक है। अब बेटा तोड़ के क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ ग्राउंड से इसको एक फोर्स मिल रहा था। ग्राउंड से इसको एक ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या मिल रहा था? फोर्स। अब हम लोग इस तरह की फोर्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो फोर्स जनरेट होते हैं। क्या होते हैं? जनरेट होते हैं किसी किसी चीज के कारण। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट के कारण। किसके कारण? कॉन्टैक्ट के कारण। कॉन्टैक्ट के कारण कौन सी फोर्सेस लिखाई थी अनेकल? नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन। भूल गए? अरे लिखाई थी ना, नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन। तो अगर इस तरह की फोर्सेस जनरेट हो रही हैं, पर क्या किसी कारण से जनरेट हो रही हैं, है ना? तो अब इस तरह की फोर्सेस हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि जनरेट तो हुई, पर किस कारण जनरेट हुई? किसी कारण से, किसी कारण से। और यहाँ पे कारण क्या था? कॉन्टैक्ट। यहाँ पर कारण क्या था? कॉन्टैक्ट। क्या हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो सारी फोर्सेस दीज आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप ऑफ फोर्सेस, है कि नहीं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या मतलब होता है? विद्युत चुंबकीय। ठीक है, हिंदी नहीं करने को बोल रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब कुछ और है जो हम लोग बाद में जानेंगे। जैसे लाइट होती है, लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, सुना होगा ना? हाँ, तो बेटा जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, नॉर्मल फोर्स, टेंशन और फ्रिक्शन, ये सब कैसी फोर्सेज होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज होती हैं। क्या इतनी सी बातें तुम सबको क्लियर है? क्या हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट भी लिखा था और उसको साथ में ये भी बोला था कि इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। कुछ याद आ रहा है? न्यूटन फर्स्ट लॉ का और क्या बोला गया था? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब याद आ रहा है तुम लोगों को? इनर्शिया इज सेम एज मास। इनर्शिया क्या होता है? सेम एज मास। ज्यादा इनर्शिया तो क्या ज्यादा मेहनत, कम इनर्शिया तो क्या कम मेहनत। इस चौक को चलाने में कोई दिक्कत आएगी क्या? क्या बेटा सिलेंडर दे दूंगा तो तू मर जाएगा? मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। पर क्या उसे चला पाएगा? अरे पक्की बात है, इतनी आसानी से चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। और इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा कि इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास। और मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। अरे भूल गए क्या? मास के बारे में एक चीज और पढ़ता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। जानते हो कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा ना? मैटर कांट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ऑल्दो जो एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर वाला, उसके अंदर दे आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग। नहीं समझ में आई बात? LHC वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, महामशीन, तुम्हारे गांव में इस नाम से चलता होगा। महामशीन सुना है तुमने? हाँ, नहीं सुना कोई बात नहीं, तुम गांव वाले हो, साले ये सुना भी नहीं होगा। वो जो महामशीन है ना बेटा, वो महामशीन बेसिकली क्या है? दे आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग फ्रॉम नथिंग, यानी कि वो मैटर बनाना चाह रहे हैं बिना किसी चीज से। ठीक है, अभी परसों नरसों स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना है तुमने? जिन्होंने बुक लिखी है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ग्रैंड डिजाइन, सुना है कभी? थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। चल नहीं भी सुना हो तो कोई बात नहीं। तो स्टीफन हॉकिंग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है ना, रिसर्चर और साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अभी अभी कहा है कि अगर ये लोग इसको बनाने के अंदर सक्सेसफुल हो गए तो भाई साहब ये जो ब्रह्मांड है, यानी जो दुनिया है, इसको नष्ट करने के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। और अगर आप लोग कभी नॉवल पढ़ते हो या मूवी देखते हो तो इसके ऊपर एक नॉवल बन चुकी है, एक मूवी उस नॉवल को अडेप्ट करके भी बन चुकी है। इस मूवी का नाम है एंजल्स एंड डीमंस। नॉवल का नाम है एंजल्स एंड डीमंस।
है ना, बहुत खतरनाक। डैन ब्राउन का नाम सुना है? अरे छोड़, गांव वालों ने कहा सुना, मैं भी कैसी बातें करने लगा, है ना। डैन ब्राउन जो है, डैन ब्राउन का नॉवल है एंजल्स एंड डीमंस, है ना, और उसी के ऊपर मूवी भी बन चुकी है। हाँ बन चुकी है, मूवी हाँ रिलीज हो गई बे, 5 साल पुरानी है। हाँ मतलब जब तक ये बना नहीं था ना, उससे पहले ही उस वाली नॉवल में बन चुका था। और उसके अंदर कहानी ऐसी है कि दे हैव क्रिएटेड समथिंग फ्रॉम नथिंग। जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, इस वाले एक्सपेरिमेंट को लेके वो सच्चाई में बदल चुका। नॉवल है यार, नॉवल में तो क्या, हैरी पॉटर भी हो सकता है, तो वो भी हो सकता है। समझ नहीं आया? ऐसा तुम्हारे गांव में हरी पुत्र चलता होगा, है ना। बहुत शानदार नॉवल है, मतलब खैर तुम्हें समझ तो नहीं आएगी, पर हाँ बढ़िया नॉवल है ना। तुम लोग तो ऐसा करना, उसका हिंदी डब वर्जन देख लेना, ठीक है ना, पिक्चर का। अच्छा तुम तो हिंदी भी नहीं समझ, हाँ अभी तेरे लिए यही पिक्चर है बेटा, देख अभी ऐसी पिक्चर बनाऊंगा ना, अभी देखना। चलो आ जाओ। फ्री बॉडी डायग्राम यानी FBD, जिसे हिंदी में कहा जाता है मुक्त वस्तु चित्र। मुक्त वस्तु चित्र, अबे मुफ्त नहीं, मुक्त। फ्री का मतलब मुफ्त होता है, मैं भी जानता हूं, पर इसका क्या नाम है? मुक्त वस्तु चित्र, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। चलो देखें भाई, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुने। फ्री बॉडी डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसके ऊपर हम लोग दुनिया भर में जितनी भी फोर्सेस किसी भी एक बॉडी के ऊपर लग रही हैं, सब कुछ बना दी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनेंगे सब लोग, अगर ये एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है बच्चों, m। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे होंगे? मासेस के बारे में, जिसकी बात करेंगे मास के बारे में। और मान ले इसके ऊपर यहां से फोर्स लगाई F1, यहां से फोर्स लगाई F2, यहां से फोर्स लगाई F3, यहां से फोर्स लगाई F4, यहां से फोर्स लगाई, लगा सकते हैं ना। तो बेटा इन सारी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। क्या बना लिया? कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। और उसके थ्रू ये कहा कि जितनी भी फोर्सेस होती हैं वो हर बॉडी के एक स्पेशल पॉइंट के ऊपर एक्ट करती हैं, और वो स्पेशल पॉइंट होता है उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। वो स्पेशल पॉइंट क्या होता है उस बॉडी का? सेंटर ऑफ मास। यानी हम लोग ऐसा मान लेंगे कि ये जो चौक है ये जो अपने हाथ में चौक है, अगर मान ले मैं इस पे कोई भी फोर्स लगा रहा हूं, तो वो फोर्स लग रही है उस वाले पॉइंट पे जहां इस चौक का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। जहां इस चौक का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या तुमने सुना था बेटा कि वो कृष्ण जी ने ऐसे ही चुटकी उंगली के ऊपर पहाड़ उठा लिया था? कोई जादू वादू नहीं था यार वो। उन्होंने क्या किया था, सेंटर ऑफ मास पे बैलेंस कर दिया था पहाड़ को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ऐसा है, ठीक है ना। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास चीजों का पता होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जिन्हें अगर हम लोग जान लेते हैं तो हमारे लिए जो जीवन है वो बहुत आसान हो जाता है, जो कि तुम्हारा अगला चैप्टर आने में है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। उसके बारे में जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हम अर्थ को भी ऐसे करके उंगली पे टिका सकते हैं। ऐसा आइंस्टीन बोलता था, हालांकि उसने टिकाया नहीं, वो सिर्फ ऐसे क्या करता था, बोलता था कि मैं ऐसे अर्थ को यूं रखूंगा और यूं घुमा दूंगा बास्केटबॉल की तरह। पागल नहीं था बेटा, ऐसा ही बोला था लोगों ने उसे, और देख ले नोबेल प्राइज जीत गया, ठीक है। चलो आइंस्टीन साहब को पूजा जाता है ऐसे, है ना। तो सुनना मेरी बात, आगे सुनो। तो ये जो फ्री बॉडी डायग्राम था, इसमें हम लोगों ने क्या मान लिया, कितना भी बड़ा मास हो, चाहे ट्रक हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे ट्रेन हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, उस वाली चीज के ऊपर हम लोग क्या मानेंगे, जो भी फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। इसीलिए हर ऑब्जेक्ट को क्या मान लिया गया, पॉइंट मास। क्या मान लिया गया, पॉइंट मास। यानी ये जो m इतना बड़ा बना हुआ है, इसको क्या हम लोग एक पॉइंट मास मान लें। इसका क्या मतलब था बच्चों, पॉइंट मास। क्या मतलब है इसका, पॉइंट मास। ये पॉइंट जो है यहाँ पर सारा का सारा इस वाले m का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या कोई समस्या है इसमें? इस पॉइंट मास में सारी दुनिया क्या है इसकी, समाई हुई। और अब ये जितनी भी फोर्सेज हैं, ये सारी फोर्सेज इसी पॉइंट के ऊपर लगा दो। क्या फोर्सेज ऑफ वेक्टर, फोर्सेज ऑफ वेक्टर, अबे जानते हो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट बोल। अरे न्यूटन, क्या यार। और क्या होती है इसके अलावा, न्यूटन के अलावा 10⁵ 9। और क्या होती है
kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब भूल भाल गए? बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा F3 कहाँ लग रही थी? इधर। वो लग रही थी कि नहीं? क्या बच्चों वेक्टर्स को हम पैरेलल शिफ्ट करा सकते हैं? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F3। F2 कहाँ लग रही है? इधर। वो लग रही है कि नहीं? तो ये क्या आ गई? F2। F4 किधर लग रही थी? क्या कुछ ऐसे? F4। F5 कैसे लग रही है? ऐसे। ये क्या हो गई? F5। और भी कोई है क्या? F1। क्या बच्चों F1 लग रही है नीचे? और भी कोई फोर्स है क्या? नहीं। और कौन सी? हो तो गई। अरे जो एक्सटर्नल लगाई वो तो सारी बना ली। अब बेटा क्योंकि बॉडी के अंदर मैटर होता है यानी उसमें मास होता है, तो देयर इज अ फोर्स कॉल्ड वेट। एक फोर्स होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? वेट। और वो वेट जो है वो हमेशा कहाँ लग रहा होता है? बॉडी के वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट हमेशा कहाँ लगता है? बॉडी के वर्टिकली डाउनवर्ड्स। चाहे आप बॉडी को टेढ़ा कर दो, चाहे आप बॉडी को आड़ा कर दो, चाहे आप उसे सीधा कर दो, वेट हमेशा कैसे लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो इस बॉडी का वेट क्या होता है बच्चों? m इंटू जी। वेट क्या होता है? m इंटू जी। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? जी। अरे बोल होता है कि नहीं? याद कर, मैंने जब तेरे को जी के बारे में बताया था तो मैंने तेरे को ये बताया था कि जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस इज द एक्सेलरेशन जो कि किसके कारण आता है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तुम सब भूल भाल गए। मैंने बताया था बेटा, ये वाली लाइन लिखाई थी तुझे कि जी जो होता है इट इज ऑलवेज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। बोल बताया था कि नहीं? और इसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली टेकन टू बी 10। बोलो होती है? तो अगर ये वाली लाइन तुम्हें याद है तो बता, किसी भी ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स होती है, वैसे तुम लोग इस बात को अभी जानते नहीं हो ऐसा मान के चलना, पर फोर्स क्या होती है? ma के बराबर तूने बचपन में ऐसा पढ़ा हुआ है। बोल होती है कि नहीं? तो अगर मास है m और एक्सेलरेशन है g तो फोर्स कितनी? अरे होगी कि नहीं? तो इसमें नीचे क्या लग रहा होगा? mg। और mg हमेशा कहाँ लगेगा बच्चों? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नीचे से मतलब क्या है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बेटा बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दिस इज ऑल्सो नोन एज अ सेंट्रल फोर्स। कैसी फोर्स कहलाती है? सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स की हम लोग चर्चा बाद में कर रहे होते हैं, 12वीं में बताऊंगा तो तुम लोगों को ज्यादा समझ भी आएगा और ज्यादा अच्छा भी लगेगा, है ना? तो सेंट्रल फोर्स अगर कोई चाहे तो ऐसे ही पढ़ के आ जाना और मेरे से पूछ पाछ लेना कि सर क्या होगा। पर अभी हमारे काम की चीज क्या है कि mg कहाँ पर लगती है। और फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमें क्या करना है? किसी भी बॉडी पे जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं उन सारी फोर्सेज को ब्लॉक को एक पॉइंट मास मान के उस पर लगा देना है। बोलो लगा सकते हो क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे कितनी भी फोर्स लगा दूंगा तुम लगा लोगे, है ना? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेना भैया, y एक्सिस और ये x एक्सिस। बात समझ में आती है? पक्का पक्का बना लो जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ। हेडिंग डालते हैं बच्चों, नई हेडिंग जोरदार वाली। नॉर्मल। क्या नहीं आया? नॉर्मल नहीं आया? अच्छा वो नॉर्मल की बात कर रहे हो? नहीं, अपनी हेडिंग नॉर्मल है भाई, ठीक है। चलो आओ नॉर्मल के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। आ जाओ भाई। नॉर्मल क्या है बच्चों? एक फोर्स। और कैसी फोर्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स आने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं टच। क्या बोलते हैं? टच। बोल होगा कि नहीं? नॉर्मल तब तक नहीं होगा जब तक टच नहीं होगा। क्या नहीं होगा? टच नहीं होगा। और नॉर्मल आने का कारण क्या है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिए, एक सरफेस थी और इस सरफेस के ऊपर क्या रखा बच्चों ने? ब्लॉक रखा जिसका मास था m। अब बेटा ये जो मास है m, क्या इस मास का mg नीचे लग रहा होगा? अरे भाई लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? लगेगा। मतलब कि इसके mg के कारण ये जो सरफेस है जिसे हम लोग रिजिड मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं? रिजिड मान के चलते हैं। क्या ये वाला सरफेस प्रेस होगा? अरे मैं जमीन पे खड़ा हूं, मैं जमीन को दबा रहा हूं कि नहीं? अरे दबा रहा हूं ना यार। मैं अगर गद्दे पे खड़ा होता हूं तो गद्दा नीचे दबता है कि नहीं? होता है ना ऐसा। अगर हम सोफे पे बैठते हैं तो सोफा दबता है कि उठ जाता है? दबता है ना यार। तो हम इन्हीं वाली चीजों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं, द ऑब्जेक्ट्स दे प्रेस ऑन ईच। ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रेस करते हैं। मतलब कि m ने सरफेस को क्या किया? प्रेस किया। क्योंकि m ने सरफेस को प्रेस किया तो ये सरफेस चाहता है कि मैं अपनी इनिशियल कंडीशन में ही रहूं। सरफेस क्या चाहता है? मेरी जो कंडीशन पहले थी मैं तो वापस उसी कंडीशन में आऊंगा। तो सरफेस क्या करता है? इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा देता है। सरफेस क्या करता है?
इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा देता है, वही फोर्स क्या होती है? क्या तेरे को बात समझ में आ रही है? मैं अगर आज जमीन पे खड़ा हुआ हूं तो मैंने सरफेस के ऊपर एक mg लगाया है नीचे की तरफ, वो लगाया कि नहीं? अबे mg मैंने सरफेस पे नहीं लगाया, mg मैंने सरफेस पे नहीं लगाया, mg तो मेरी फोर्स है जो नीचे लग रही है मुझ पे। mg कौन सी फोर्स है? जो मुझ पे लग रही है। बेटा उस ब्लॉक का fbd बनाया था तो mg ब्लॉक पे बनाई थी ना? अरे बोल, बनाई थी कि नहीं? तो mg इज दैट फोर्स जो कि मेरे कारण ही मेरे ऊपर है, नहीं तो क्या मैं जमीन पे कभी खड़ा हो पाता? तो मेरी जो mg है उससे कौन प्रेस हो रहा है बच्चों? ग्राउंड प्रेस हो रहा है। उससे कौन प्रेस हो रहा है? ग्राउंड। और ग्राउंड चाहता है कि मैं अपनी वापस से सेम कंडीशन में आ जाऊं, तो ग्राउंड ने मेरे ऊपर कौन सी फोर्स लगाई? नॉर्मल। क्या तू इतनी सी बात समझ पाया? तो क्या बेटा बिना टच किए नॉर्मल आ सकता है? अरे भैया सोच के देख। और क्या नॉर्मल के लिए एक बॉडी को दूसरी बॉडी को कंप्रेस करना भी जरूरी है? जब तक एक बॉडी दूसरी बॉडी को कंप्रेस नहीं करेगी, क्या बच्चों, तब तक नॉर्मल आएगा? नहीं आएगा। तो क्या टच होने के बावजूद भी नॉर्मल जीरो हो सकता है? क्या टच होने के बावजूद भी नॉर्मल जीरो हो सकता है? चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग देखें। तो जल्दी से इस डायग्राम को बनाओ और इसके अंदर एक लाइन लिखिए। लिखो बेटा, when a body presses against when a body presses against a surface, when a body presses against a surface, comma, the surface deforms. When a body presses against a surface, the surface deforms and tries to regain its the surface deforms and tries to regain its original shape and tries to regain its original shape by the application of and tries to regain its original shape by the application of a push applied on the push push by the application of a push applied on the block in contact, this push is the normal force, full stop लगा के लिखना बे। हाँ, this push is the normal force which always acts perpendicular to the this push is the normal force which always acts perpendicular to the contact surface, क्या सभी लोगों को समझ में आई मेरी बात? पक्का? हमेशा नॉर्मल कैसे होगी बेटा? क्या ये इसको वर्टिकली डाउनवर्ड्स पुश करेगा? मतलब कि सरफेस इस पे नॉर्मल किधर लगाएगा? क्या वर्टिकली अपवर्ड्स? अबे तभी तो फोर्स बैलेंस होगी। अरे होगी कि नहीं? हर कोई इस दुनिया में कैसे रहना चाहता है? इक्विलिब्रियम में, है ना भाई? अपन ये चाहते हैं ना, अपन हर टेस्ट में फर्स्ट आ जाएं, चाहते हैं कि नहीं? तो हमारे लिए वही इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है। पर जैसे ही आईआईटी का एग्जाम आएगा, तब क्या तुम ये सोच के जाओगे कि मैं आईआईटी में भी फर्स्ट आ जाऊं? सोचना तो चाहिए, सोचने में बुराई थोड़ी है। बट द थिंग इज के इक्विलिब्रियम हमें तब भी मिल जाएगा चाहे मैं आईआईटी में 100 रैंक पे आ जाऊं। बोल, मिल जाएगा क्या? पक्की बात है। तो अगर मेरे को इक्विलिब्रियम में आना है तो क्या मेरे को मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत करने के लिए क्या मेरे को फोर्सेज लगानी पड़ती हैं? और क्या बेटा, ये जो हम फोर्सेज लगाते हैं उन बाहरी ताकतों को बैलेंस करने के लिए, जैसे कि टेस्ट क्या है? एक बाहरी ताकत, जिसके कारण तुम लोग क्या हो जाते हो? हताश। बोल, होते हो कि नहीं? और उसी टेस्ट को अगर तुम अच्छे से फोड़ देते हो तो क्या बच्चों तुम इक्विलिब्रियम में आ जाते हो? थोड़े दिन तो खुश रहते हो। हर कोई क्या चाहता है? इक्विलिब्रियम में रहना, ठीक है? और इसीलिए ये ब्लॉक कैसे रखा रहता है बेटा? रेस्ट पे। कैसे रखा रहता है? रेस्ट पे। नहीं तो सोच, इसका एमजी नीचे लग रहा है कि नहीं? क्या ये जमीन तोड़ के नीचे भाग जाना चाहिए? पर ये जाता है क्या? सोच के देख, अगर नॉर्मल नहीं होती तो मैं यहाँ पे खड़ा रहता क्या?
तुम वहां पे बैठे रहते क्या? क्या बेटा सब नीचे तोड़ के जमीन के नीचे पहुंच गए होते? तो यही कहानी है किसकी बच्चों? नॉर्मल, जो हम लोगों को अच्छे से समझनी है। समझ भी पाए? चलो अब इसके अगली लाइन में लिखो, फॉर नॉर्मल फोर्स फॉर नॉर्मल फोर्स इसके नीचे लिख नंबर वन, टच इज नेसेसरी, छूना जरूरी है। यार तुम क्या यार, टच इज नेसेसरी, ठीक है। और दूसरा लिखो, द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल इज सच दैट the direction of normal is such that it tries to compress the body, on which it acts लगती है acts acts, ठीक है। अब देख, जैसे नॉर्मल की हम लोग बात करें, मान ले अपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था, दीवार है, ये एक दीवार है और ये एक दीवार है, और इस दीवार पर हम इस तरह से एक मान लो सीढ़ी रख दें। क्या रख दें बच्चों? सीढ़ी। तो अगर मैं इस वाली सीढ़ी को रखूं, इस वाले एंड को बोलूं ए, इस वाले एंड को बोलूं बी, तो क्या तुम लोग एनए और एनबी की डायरेक्शन निकाल सकते हो? क्या बच्चों? इट विल एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। क्या यहाँ पर कॉन्टैक्ट सरफेस ये है? कॉन्टैक्ट सरफेस के कैसे लगेगी? परपेंडिकुलर। अरे बता ठीक है कि नहीं? इसी तरह से बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्या ये है कॉन्टैक्ट सरफेस, और नॉर्मल कैसे लगेगी? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। बोलो तुम्हें कुछ समझ में आया? अरे आया कि नहीं? सिमिलरली अगर हम लोग इस कॉन्टैक्ट को चेंज करें, देखना इस बार हमारा कॉन्टैक्ट जो है वो कैसे होने वाला है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। इस बार कुछ इस तरह से अटका हुआ है मामला। ये जो सीढ़ी थी इस तरह से लगी हुई थी, ये वाला एंड था बच्चों मान लो ए, और ये वाला एंड था कौन सा? बी। इस बार अगर मैं ए और बी पे नॉर्मल की तुम लोगों से बात करूं, तो बेटा बी पर नॉर्मल क्या होगी? क्या दिस विल बी एन बी? अरे बोल होगी कि नहीं? पर क्या बेटा यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो अब ये हो गया है, छोटा सा पोर्शन बोल हुआ है कि नहीं? और इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये है क्या? ये है क्या? क्या बच्चों? दिस इज द परपेंडिकुलर। सो क्या दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एन ए? बोलो तुम्हें कुछ समझ में आया? तो क्या हमें हमेशा सरफेस देखना है या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखना है? तो जैसा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसी के हिसाब से क्या हम हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तेरे को समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ गई तो इसे बना ले। अगर आप लोगों को बोला जाए छोटा सा सवाल, एक 5 किलो का ब्लॉक था, चुपचाप से बेचारा पड़ा हुआ था। एक 5 किलो का क्या था बच्चों? ब्लॉक था जो कि चुपचाप से पड़ा हुआ था। फाइंड द नॉर्मल फोर्स। कितनी? क्या बच्चों ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में चुपचाप पड़ा है, तो इस ब्लॉक का एफवीडी बनाते हैं। चलो ऊपर क्या लगा बच्चों और नीचे क्या लगा? नीचे क्या लगा इसका? mg। मास कितना है? 5। g कितना है? 10। तो क्या बच्चों ये 50 न्यूटन? क्योंकि ये चुपचाप पड़ा हुआ है, मतलब क्या ऊपर की फोर्स बराबर नीचे की फोर्स। क्या बेटा ग्राउंड ने इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाया होगा? ग्राउंड ने इसके ऊपर क्या लगाया होगा? नॉर्मल लगाया होगा। तो ये वाला 50 के ऊपर ऐसा का ऐसा n के पास चला जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ n इज इक्वल टू 50 न्यूटन? अरे बोल, तेरे को समझ में आया? क्या बेटा n से n काट दूं? नहीं ना, ये न्यूटन वाला है बे और ये नॉर्मल वाला। समझ में आता है ना तेरे को? चलो n से n काटना मत, ऐसा है ना। चलो इसी बात पे अगला सवाल। आइए देखिए, जबरदस्त रूप से एक बहुत जोरदार सवाल आने वाला है आपके जीवन में। 1 2 बस बहुत 2 किलो और 5 किलो। अब हम लोगों को नॉर्मल देख जरा, कहां कहां पर फोर्स लग रहा है? और कोई फोर्सेस नहीं है, पर यहां पर ये देख कॉन्टैक्ट कहां कहां पर है। चल बता, कॉन्टैक्ट कहां कहां पर है? क्या बेटा एक कॉन्टैक्ट सरफेस तो ये है, और क्या एक कॉन्टैक्ट सरफेस ये है? क्या यहाँ पर दो भिन्न भिन्न कॉन्टैक्ट सरफेस हैं? और अगर दो भिन्न भिन्न कॉन्टैक्ट सरफेस होंगी तो क्या दो भिन्न भिन्न नॉर्मल भी लग रहे होंगे? तो क्या हम दो भिन्न भिन्न नॉर्मल निकाल भी सकते हैं?
तो जल्दी से भिन्न भिन्न बच्चों भिन्न भिन्न नॉर्मल निकाल के बताओ। क्या चुप रहे साले, सब लोग निकालो जल्दी से। 50 और 20, बहुत बढ़िया। और कोई 50 70, और कोई 50 70, 50 70, 50 30, 50 20, 50 70, बोली लगाओ। 50 70 1, 50 70 2, 50 70 3, सोल्ड आउट। आइए देखते हैं, आ जाओ इधर। अबे ध्यान से देखना आप, ठीक है भैया। 2 किलो 5 किलो, सबसे पहले ऐसा करते हैं 2 किलो का एफबीडी बनाते हैं। किसका बनाते हैं? 2 किलो का। 2 किलो का एफबीडी बनाया, 2 केजी यहाँ पे लिखा एकदम बढ़िया से, और उसके बाद में ड्रॉ किया। 2 किलो को क्या मान लिया? पॉइंट मास। ऊपर क्या लगाया? 5 किलो ने इस पे नॉर्मल। अरे बोल लगाया कि नहीं? और बेटा 2 का नीचे क्या लग रहा था? mg। और कोई फोर्स है क्या 2 केजी पे? नहीं है। मतलब बच्चों n1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 न्यूटन। बोला आया कि नहीं? n1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 न्यूटन। क्या तेरे को समझ में भी आया कुछ? पक्का पक्का n1 निकालना आता है ना? अब बेटा ध्यान से देखेंगे दूसरी चीज। अब 5 किलो का एफबीडी बना लो। बोल ही नहीं रहा यार। 5 किलो का एफबीडी बनाया, क्या 5 किलो को भी पॉइंट मास मान लिया? 5 किलो को भी पॉइंट मास माना, तो 5 का नीचे क्या लगा भाई साहब? 50। अरे बोल लगा कि नहीं? अरे बोलो भाई। क्या बेटा 5 किलो वाला ब्लॉक 2 किलो वाले ब्लॉक को ऊपर धकेल रहा था? धकेल रहा था कि नहीं? किससे? n1 से। बोल धकेल रहा था। क्या बेटा इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या 2 किलो वाला ब्लॉक 5 वाले को भी नीचे इतने से ही धकेलेगा? अरे भाई धकेलेगा कि नहीं? तो 2 किलो ने नीचे इसके ऊपर और क्या लगाई बेटा? n1। बोल लगाई कि नहीं? तेरे को ये बात समझ में आई कि नहीं? और बेटा 5 किलो को क्या ग्राउंड से एक नॉर्मल मिल रहा है? वो क्या है बच्चों? कोई n2। अरे बोल मिलेगा कि नहीं? पक्का पक्का समझ नहीं आया? क्या बेटा इक्विलिब्रियम में है, ऊपर के फोर्स बराबर नीचे के फोर्स। क्या लिखूंगा? n2 इज इक्वल टू n1 कितना है? 20 प्लस 50। आंसर कितना? 70 न्यूटन। अरे बोल आया कि नहीं? तेरे को कुछ समझ भी आया? मेन बात है तेरे समझ आने की। क्या तू ये समझ गया? सब लोग समझ गए 100%? चलो भाई छापो और आगे चलते हैं। बल आ जाओ। अरे हाँ छाप लेना, ये भी कर ले। चलो यहाँ देखो भाई जल्दी से। 5 किलो, 3 किलो और 2 किलो। हाँ क्या हो गया? हाँ आओ ना। कल की छुट्टी है, कल की छुट्टी है। ऐश करो, संडे को क्लास शिफ्ट हो गई है। जो तुम्हारी कल वाली क्लास है वो एज इट इज संडे को शिफ्ट है ना? इनकी क्लास नई बिल्डिंग में लगा दी? क्यों? अच्छा कल के दिन सिर्फ? अच्छा सिर्फ परसों के दिन। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है। संडे को जो तुम्हारी क्लास है वो न्यू बिल्डिंग में है, ब्रांच जो है ना नई वाली है ना, वहां पर। ठीक है चलो। तो हमें 3 लॉग दिए, 2 3 5। दोनों के बीच में नॉर्मल निकालो और ग्राउंड से मिलने वाली नॉर्मल भी निकालो। एक सवाल ये इस ब्लॉक पे लगने वाली भी नॉर्मल निकालो। चलो जल्दी से कर दो। बहुत बढ़िया। अरे दिल ये चलो भाई, यहाँ पर मान ले n1 थी, यहाँ पर मान ले n2 थी और यहाँ मान ले n3। चलो भाई सबसे पहले 2 kg का एफबीडी बनाया। 2 kg का बनाया तो ऊपर क्या लगा बच्चों? n1। नीचे क्या लगा? 20। अरे बोल सही है बच्चों? यहाँ से n1 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 न्यूटन। अरे बोल आया कि नहीं? आर यू श्योर? बहुत बढ़िया। अब बनाते हैं हम लोग बढ़िया सा 3 किलो का एफबीडी। 3 किलो का बनाया तो बच्चों ऊपर कितना लगा? n2। n2 किसके कारण था? 5 किलो के ब्लॉक में जो 3 पर लगाया। अरे था कि नहीं? क्या बेटा 3 के ऊपर 2 का नॉर्मल भी नीचे लग रहा है? तो हमने क्या बनाया नीचे? 30 प्लस n1। बोला आएगा कि नहीं? यहां से क्या आ गया? n2 इज इक्वल टू 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। अरे बोलो आएगा? समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आ गया तो बोल 5 किलो का एफबीडी बनाते हैं। 5 किलो का एफबीडी बनाया तो क्या आया? ऊपर कितना लगा बच्चों? n3। नीचे क्या लगा? 50 और प्लस क्या बच्चों? n2
साथ में किसका N2 है, ये 3 किलो का। और क्या N2 की वैल्यू थी 50 न्यूटन। क्या बच्चों वैल्यू पुट कर दी जाए। 50 प्लस 50 कितना हो गया 100। बोलो आएगा कि नहीं, नहीं आया समझ, पक्का बोलो। मेरे को तो लग नहीं रहा तुम्हें आया। कितने लोगों ने कर लिया था खुद से। सबसे पहले कर लिया था। अरे चल, अरे चल आ जा। क्यों मैं बोलूं कुछ आया तेरे को, बहुत बढ़िया। चलो भाई यहाँ पर देखते हैं इस वाले ब्लॉक के अंदर। क्या बच्चों तुम लोग प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन पढ़ चुके हो। अगर प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन पढ़ लिया तो शायद तुम्हें ऑम्पोनेंट करने आते होंगे। आते हैं क्या ऑम्पोनेंट्स करने, ऑम्पोनेंट कर लेते हो। तो अगर कर पाते हो तो बच्चों तुम्हें दिख गया होगा नीचे क्या लग रहा है mg। चल मैं इसको अलग से बनाता हूँ। नीचे क्या लगा बच्चों इसका mg। इस डायरेक्शन में एक कॉम्पोनेंट और एक इस डायरेक्शन में। ये इसी दो डायरेक्शन में क्यों किए जाते हैं, क्योंकि एक हमेशा लिया जाता है पैरेलल टू द सरफेस। एक कॉम्पोनेंट हमेशा किधर, पैरेलल टू द सरफेस, और दूसरा सरफेस के परपेंडिकुलर। जानते हो कि नहीं। तो हमारे पास में ये वाला एंगल भी क्या आ जाता है थीटा, विच इज इक्वल टू 37 डिग्री। ये कितना आ गया थीटा के साथ वाला cos 37, और बच्चों थीटा के इधर वाला sin 37। बोलो आएगा कि नहीं। और क्या बच्चों यहाँ पर सरफेस जो है वो ये है। सरफेस अगर ये है तो नॉर्मल ऑलवेज एक्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। क्या बच्चों इसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है वो ये होगी। नहीं समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो बोल क्या ये डायरेक्शन होगी इसमें नॉर्मल की। अरे होगी कि नहीं। तो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, और मैंने कहा कि वाई डायरेक्शन की फोर्सेज जो है वो क्या है आपस में बैलेंस है। अरे ब्लॉक ऊपर उड़ेगा क्या, नहीं ना। ये वाली फोर्सेज आपस में क्या है बच्चों बैलेंस। तो क्या हम लोग यहाँ सीधे सीधे बोल सकते हैं दैट n इज इक्वल टू mg cos 37। नहीं बोल सकते क्या। तो यहाँ से क्या आया mg कितना बच्चों 50 इंटू 4/5 कितना आ गया 40 न्यूटन। अरे बोल आया कि नहीं, समझ नहीं आया। सबको आया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। छापो। अरे बस भाई, चलो भाई। एयर देखो, गोला दिख रहा है बच्चों सबको। ये जो गोला दिया हुआ है ना, इसका मास है बच्चों 5 किलो। कितने किलो का है 5 किलो का। अब ऐसा मान लो कि ऐसे अटका हुआ था किसी सरफेस के बीच में, ठीक है। अरे नजर आ रहा है ना सबको। ये बेटा एक बॉल थी जिसे किसी ने शॉट मारा और ये जाके कहाँ अटक गई, किसी दो सरफेस के बीच में। क्या बच्चों सभी लोग देख पा रहे हैं बेटा, दोनों तरफ से जो सरफेस थी वो सिमेट्रिकल थी, और ये वाला जो एंगल था इट वाज गिवन टू मी एज 60 डिग्री। कितना दे रखा था एंगल 60 डिग्री। हमें बोला गया फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस गोला, एक्टिंग ऑन दिस गोला। तो हम लोगों को क्या करना है, नॉर्मल फोर्स निकालनी है। बहुत सीधा सीधा सवाल, ठीक है। नॉर्मल हमेशा कैसे लगती है बताओ। क्या इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। क्या बच्चों यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, क्या यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस ये है। क्या ये जो सरफेस है तुम लोग देख पा रहे हो कि बॉडी के टेंजेंशियल है। अरे बॉडी के सरफेस कैसी है ये, टेंजेंशियल। और बच्चों जब भी हम टेंजेंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्या वो बॉडी के सेंटर से पास होता है, जानते हो कि नहीं बेटा। देखना, अगर ये छोटा सा गोला है और ये मैंने एक टेंजेंट बना दी, यहाँ इसका सेंटर था, तो इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या वो सेंटर से पास होता है, सभी को पता है। तो बेटा यहाँ भी जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उससे जब मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो क्या इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ दिस गोला। अरे बोल भाई, गोले को बोलते हैं बच्चों स्फीयर, जानते हो कि नहीं। क्या वो इस वाले स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा होगा। तो चलो ऐसा करते हैं, फोर्स को रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। रिजोल्व करना आता है ना बेटा वेक्टर को, जैसे अभी किया था ब्लॉक को रिजोल्व, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी फोर्सेस को क्या करना होगा, रिजोल्व करना होगा। तो चलो कोशिश करते हैं इसमें डायग्राम बनाने की। देखने जाओ। क्या बेटा यहाँ से नॉर्मल लगेगा, एक नॉर्मल यहाँ से लगेगा, यहीं से जो टच हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ से टच, जहां से टच होगा वहीं से क्या आएगा नॉर्मल। यहाँ पे टच किया, चलो भाई टच किया तो क्या बच्चों दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। अरे बोल दे क्या यहाँ पर भी टच किया तो यहाँ से भी एक लाइन खींच दी जाए, क्या दिस इज अगेन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। अरे होगी कि नहीं, क्या वो इसके सेंटर से पास होगी। और क्या तुम्हें एक चीज और नजर आई कि यहाँ पर इसका जो mg है वो भी लगेगा नीचे, लगेगा कि नहीं।
तो क्या हम लोग यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा मान सकते हैं? क्या तुम्हें नजर आ गया? बेटा इस mg को देख, ये नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और नीचे जा रहा है, और क्या इसको ये दो पार्ट्स के अंदर बांट देगा? यह एंगल एक कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, और इधर वाला भी 30 डिग्री। ऐसा करते हैं, इसको अलग से बना लेते हैं। आ जाओ, इसका FVD में अलग से बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये हमने बना लिया पॉइंट जहां पर इसका सारा मास है। ये कितना हो गया बच्चों? mg। सभी लोगों को नजर आ गया? ये अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था कुछ इस प्रकार का, तो बेटा क्या दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज अगेन नॉर्मल? अरे बोल है, दोनों क्या सेम एंगल के ऊपर रिएक्ट कर रही होंगी? चलो अब देखना जरा, ये एंगल कितना बताया अभी मैंने? 30 डिग्री। बोलो है कि नहीं? ये अगर 30 है और ये अगर 90 है तो ये कितना होगा? अरे बोल होगा कि नहीं? ये अगर 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा। ये अगर 30, ये अगर 60 के वर्टिकली ऑपोजिट क्या ये वाला है? क्या बेटा ये वाला भी 60 और ये वाला 30। अगर ये 30 तो ये भी 30। क्या सभी लोगों को एंगल नजर आ गया? एंगल के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आती तुम्हें? क्या ज्योमेट्री नजर आ जाती है? अगर तुम्हें ज्योमेट्री नजर आ गई तो यहाँ पर मार्क कर ले, ये एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री, और ये एंगल भी कितना आ गया? 30 डिग्री। बोलो आएगा कि नहीं? अच्छा अब देख जरा, इस नॉर्मल का ये कंपोनेंट और इस नॉर्मल का ये कंपोनेंट क्या दोनों ऑपोजिट है? तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं n cos 30 तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं आएगी? ये कंपोनेंट क्या है बच्चों? n का cos 30 कंपोनेंट, और इधर वाले n का भी ये कंपोनेंट होगा, कौन सा वाला? n cos 30 डिग्री। अरे बोल होगा कि नहीं? क्या ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब दीज विल कैंसिल आउट। अरे बोल भाई होंगे कि नहीं? n cos 30 ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब दीज विल कैंसिल आउट। अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो कौन सा कंपोनेंट मेरे काम का? ध्यान से देख, इस n का एक कंपोनेंट इधर है, इस n का एक कंपोनेंट इधर है। बोल है कि नहीं? ये दोनों कंपोनेंट जुड़ेंगे घटेंगे? इस n का ये कंपोनेंट कितना? n sin 30, और बेटा इस n का भी ये कंपोनेंट कितना? n sin 30। जुड़ेंगे घटेंगे? क्या दोनों सेम डायरेक्शन में हैं? अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ गए, और कितना आ गया? 2n sin 30। बोल आया कि नहीं? क्या ये जो स्फीयर यहाँ पे फंसा हुआ था, ये जो बॉल फंसी हुई थी, क्या बच्चों इसका वेट नीचे लग रहा था mg, और ये इक्विलिब्रियम में थी? किसमें थी? इक्विलिब्रियम में। मतलब क्या ऊपर की फोर्स बराबर नीचे की फोर्स? अरे होंगी कि नहीं? ऊपर की टोटल कितनी? 2n sin 30। बोल होगी कि नहीं? दिस शुड बी इक्वल टू mg। 5 किलो की थी ना? क्या बच्चों इसे 50 कर दिया जाए? तेरे को डर तो नहीं लगा? बेटा यहाँ से कितना आ गया? 2n इंटू 1/2 इज इक्वल टू 50। बोल आएगा कि नहीं? क्या बेटा 2 और 2 निमट लिए, अपने पास में n की वैल्यू कितनी आ गई? 50 न्यूटन। अरे बोल आया कि नहीं? तेरे को कुछ समझ में नहीं आया? आया पक्का? n की वैल्यू कितनी आ गई? 50 न्यूटन। दिख गया बेटा? पक्का पक्का 100%। क्या ऐसे कंपोनेंट वगैरह कर पाओगे? ऐसे डरोगे तो नहीं? कॉन्टेक्ट सरफेस को देखो और उसके हिसाब से क्या करो? कंपोनेंट। और कंपोनेंट हमेशा किधर? एक x में और एक y में। अरे कर सकते हो ना? और दोनों कंपोनेंट्स अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या कर दो? इक्वेट कर दो। क्या कर दो? बराबर। ऊपर की फोर्स बराबर नीचे की फोर्स, साइड की फोर्स बराबर इस साइड की फोर्स। कर सकते हो? पक्का पक्का छापो। करो। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इस बार तो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आरकेबीसी में। ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, जल्दी से बोलो। जब इस तरह की सरफेस होती थी तो याद कर, नॉर्मल ऐसे है, ऐसे। क्या नॉर्मल ऐसे? और ये तो स्फेरिकल सरफेस है अपने यहाँ पे देख, अपने को जो बॉडी दिया कैसी है? स्फेरिकल। तो क्या नॉर्मल की जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी, जैसे पहले वाले केस में थी? क्या बच्चों नॉर्मल खींच दूं ऐसे? तेरे को डर तो नहीं लगेगा? अरे पक्का बोल। क्या यहां से भी एक नॉर्मल खींच दी जाए? यहां से भी नॉर्मल खींच दी। बोलो आएगा कि नहीं?
तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है बेटा? क्या हमें नॉर्मल खींचनी आती है? अगर हमें नॉर्मल खींचनी आती है तो जल्दी से बोल, यहीं पर बना दूं क्या इसका एफवीडी, या कहीं और बनाऊं? यहीं बना दूं? चल भाई देख, क्या बेटा नीचे की तरफ लग रहा है इसका mg की वैल्यू कितनी है? 100। सबको नजर आ गया? अब एक चीज बता, क्या बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा होगा? बीचों बीच फंसा हुआ है तो बेटा ये जो लेंथ है यहाँ पर, अगर मैं इस वाली लेंथ की बात करूं तो ये वाली लेंथ कितनी आ रही है? क्या दिस इज 4 मीटर्स? ध्यान से देखो, ये 4 है और ये कितना है? 5। बोलो है कि नहीं? तो ये बचा हुआ कितना रहा होगा? 3। अरे बोल रहेगा? अगर ये बचा हुआ रहा 3 तो बेटा क्या हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? क्या tan थीटा लिख लूं? tan थीटा कितना हो गया? 3/4। अरे होगा कि नहीं? मतलब बेटा क्या थीटा की वैल्यू इज 37 डिग्री। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया? अगर तुम्हें थीटा की वैल्यू समझ में आ गई तो देख, यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ। क्या खींच रहा हूँ? एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर ये थीटा 37 है तो क्या बच्चों ये एंगल भी 37 होगा? होगा कि नहीं? क्या इस एन का एक कंपोनेंट इधर होगा और इस एन का एक कंपोनेंट ऊपर होगा? बोल होगा यार? समझ नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो बेटा एन का ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? एन cos 37। बोलो होगा कि नहीं? क्या एक कंपोनेंट इधर होगा n cos 37? यार तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्या n cos 37 आपस में मर जाएंगे? इन दोनों में कोई बचेगा क्या? नहीं बचेगा। क्या इस n का sin 37 यहाँ पर आएगा? ऐसे क्या इस n का भी sin 37 यहाँ पर आएगा? तो टोटल कितना आ जाएगा? 2n sin 37 डिग्री। बता ठीक है क्या? और बेटा ये किसको बैलेंस कर रहा होगा? mg को। बोल करेगा? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2n sin 37 इज इक्वल टू 100। बोलो आएगा कि नहीं? और ये किसके बराबर हो गया? 2n इंटू 3/5 इज इक्वल टू 100। देख कुछ कट रहा है क्या? ध्यान से देख, 2 से कितनी बार गया? 50 बार। यहाँ से n कितना आ गया भाई साहब? 5 इंटू 50 इज 250/3 न्यूटन। बोलो आया? बेटा तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? पक्का बोलो। n की वैल्यू कितनी आ गई? 250/3 न्यूटन। n से n काट दूं? बहुत बढ़िया। जी कौन बोला? हाँ हो गया? सबने खुद ने कर लिया था? मजा आ गया। मत छापो, आओ। यार इतने सुंदर डायग्राम मिटाता हूँ ना, मेरे को बहुत दर्द होता है। क्या बोल रहे हैं? कैमरा है मेरे पास 21 मेगापिक्सल वाला भाई साहब, समझ गए? खुद ही की खींच। चलो आ जाओ, हेडिंग डालते हैं सभी लोग। टेंशन। कौन सी टेंशन? टेंशन जिसे लेने का नहीं देने का। जानते हो कि नहीं? ये वही वाली टेंशन। टेंशन को किसमें छोड़ देना चाहिए? रस्सी में, दिमाग में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जिस टेंशन की बात करेंगे बच्चों, दिस टेंशन विल ऑलवेज बी इन द स्ट्रिंग। किसमें रहेगी? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के बारे में हम लोग कंस्ट्रेंट में पढ़ चुके हैं। याद करो स्ट्रिंग के बारे में हमने क्या पढ़ा था? ये कैसी स्ट्रिंग है? ढीली। कैसी स्ट्रिंग है? ढीली। यानी कि कैसी है? अनस्ट्रेच नहीं, इसे क्या बोलेंगे? स्लैक। क्या बोलते हैं बेटा इसे? स्लैक, है ना? दिस स्ट्रिंग इज स्लैक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और बच्चों जो स्ट्रिंग टाइट होती है उसे क्या बोलते हैं? टॉट। TAUT बोलते हैं कि नहीं? बेटा हम लोगों ने ऐसा याद करो कि कुछ कुछ पढ़ा था कि स्ट्रिंग कैसी होती है? मासलेस। दूसरा पॉइंट क्या था? इनएक्सटेंसिबल। याद आ रहा है कुछ कुछ? साथ में मैंने ये भी कहा था कि अगर स्ट्रिंग मासलेस होती है तो उसके हर पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होता है? सेम होता है। बोला था कि नहीं? और यही हमने एक चीज और पढ़ी थी, एक मैसिव रोप। याद करो। और मैसिव रोप में मैंने आपसे क्या कहा था कि हर पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होता है? अलग अलग। हर पॉइंट पर टेंशन क्या होता है? अलग अलग। ये क्या है बच्चों? मैसिव रोप। यानी इसके पास में क्या आ गया बच्चों? मास आ चुका है। ठीक है, हम लोग जो रस्सी मान के चलेंगे उस रस्सी के अंदर कोई भी मास नहीं होगा। हमारी रस्सी कैसी होगी? हमेशा massless, inextensible, and it will always remain taut. It will always remain
टॉट। अरे मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रही? आ रही है। तो बच्चों ये कहानी होती है रस्सी की। अब ये जो टेंशन नाम की फोर्स है, इस टेंशन को नाम दिया गया किसके लिए? स्पेशली फॉर स्ट्रिंग। किसके लिए बनाई गई? स्ट्रिंग के लिए। और ऐसा बोला गया कि जब भी हम रस्सी को खींचने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं? रस्सी को खींचने की कोशिश करते हैं, तो रस्सी जिस भी ऑब्जेक्ट से बंधी हुई होती है, रस्सी जिस भी ऑब्जेक्ट से बंधी हुई होती है, रस्सी उसको एक फोर्स लगा के खींचने की कोशिश करती है। वो वाली फोर्स हमेशा कहाँ लगती है? उस बॉडी से अवे, उस वाली बॉडी से अवे। क्या मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? अभी और समझ में आएगी। पहले तो ऐसा कर, इसको बना ले और फिर मैं एक लाइन लिखवा देता हूं। लिखो। हाँ पहले बना ले जल्दी से, इसमें कुछ है नहीं वैसे तो बनाने का। साइड ले भाई, साइड हो गया। और आ जाओ, लिखो। Whenever a string is pulled, whenever a string is pulled and made tight, and made tight, and made tight, it pulls on the body, it pulls on the body with a force T, with a force T, T for tension वाला T है ना, with a force T which is directed away from the body, which is directed away from the body and along the string, and along the string, and along the string. Full. This is the force of tension. This is the force of tension. ठीक है। इसके बाद में लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टेंशन। सिर्फ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, रिगार्डिंग टेंशन क्या लिखे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और उसमें पहला पहला लिखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों सभी लोग। लिखो, डायरेक्शन ऑफ टेंशन, द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज इन सच अ वे, the direction of tension is in such a way that it tries to compress the string. The direction of tension is in such a way that it tries to compress the string. टेंशन इस तरह लगती है कि वो स्ट्रिंग को क्या करना चाहती है? छोटा करना चाहती है। यानी हमारी रस्सी कैसी है? खिंची हुई। पर टेंशन कैसे लगेगी कि वो चाहती है स्ट्रिंग हमेशा कैसी हो जाए? छोटी हो जाए, यानी कि स्लैक हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द टेंशन विच वी मार्क, द टेंशन विच वी मार्क इज एक्चुअली, द टेंशन विच वी मार्क इज एक्चुअली द फोर्स ऑन द ब्लॉक, is actually the force on the block due to the string, is actually the force on the block due to the string, and not on the string, and not on the string। ठीक है भाई, जो हम लोग टेंशन की डायरेक्शन मार्क करेंगे और टेंशन की फोर्स को बनाएंगे, वो जो टेंशन की फोर्स है वो स्ट्रिंग के ऊपर नहीं लग रही है, वो लग किस पर रही है? ब्लॉक के ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अभी देखना, अभी हम लोग उसको बनाएंगे तो तुम लोगों को इस बात की फील आएगी कि अपन लोग मार्किंग किस पे करेंगे? रस्सी पे, पर वो लग किस पर रही होती है? बॉडी पे। बस मैं यही वाली बात बता रहा हूं। ठीक है, एक पॉइंट लिखो, अगला स्टार बनाकर, एक स्टार बना के पॉइंट लिखो, अ मासलेस स्ट्रिंग कैन ऑल्सो हैव, a massless string can also have different tensions at different points. A massless string can also have different tensions at different points. और ब्रैकेट में लिखो सोचो,
ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सोचो, हैं? हाँ, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सोचो। मैंने अभी अभी क्या कहा कि एक जो मासलेस स्ट्रिंग है उसमें भी अलग अलग पॉइंट से ऊपर अलग अलग टेंशन हो सकता है। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लगा सकते हो क्या? चलो वो तो देख लेंगे कितना दिमाग लगाते हो। आओ तब तक एक सवाल करने की कोशिश करें। देखो यहाँ, फाइंड T1 एंड T2। और बच्चों ये जो एंगल है हम लोगों को, ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। इस वाली रस्सी में टेंशन गई T1 और यहां पर कितनी जा रही थी? T2, ठीक है। एक रस्सी में थी टेंशन T1 और दूसरी में थी T2, है ना। चलो इस बात को समझने की कोशिश करना ध्यान से देख के बच्चों। इसी क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं। मैं तेरे को मतलब बहुत फर्जी चीजें नहीं बता रहा कि ये होता है वो होता है, अपन थोड़ा सा हायर लेवल पे ही चल रहे होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेटा देख, ये एक बॉल है जिसका मास मान ले 2 किलो। कितना मास दे रखा है? 2 किलो। और अब अपन इसका एफवीडी बनाने की कोशिश करेंगे। देखो इस 2 kg का एफवीडी बनाया, क्या बच्चों नीचे को लगा इसका mg यानी कि 20 लगेगा कि नहीं? यहां पर देख, मैंने अभी अभी क्या कहा था? रस्सी है और यहां भी क्या है? रस्सी। अगर दोनों तरफ स्प्रिंग है तो बेटा इस बॉल को अगर इसने इक्विलिब्रियम में रख रखा है, कैसे रख रखा है? इक्विलिब्रियम में, मतलब कि क्या यहाँ की फोर्स और यहाँ की फोर्सेज इक्वल होनी चाहिए। अरे होंगी कि नहीं? चलो अब ध्यान से देखना, ये जो T2 हम लोगों ने मार्क किया है ये रस्सी पे है कि ब्लॉक पे? रस्सी पे या ब्लॉक पे? ब्लॉक पे। मैंने यही तो पॉइंट लिखवाया था कि हम लोग जो टेंशन मार्क करते हैं इट इज ऑन द ब्लॉक एंड नॉट ऑन द रस्सी। क्या मेरी बात समझ में आई? ये किस पे लग रहा है बच्चों? ब्लॉक पे। और टेंशन देखने का पता है सीधा सीधा तरीका, बहुत सीधा तरीका। सुनना, जहां भी रस्सी दिखे ना ब्लॉक से कनेक्टेड है उस वाली डायरेक्शन में छाता खोल दिया। क्या खोल दिया कर? छाता। यहां से कनेक्शन है ना, छाता खोल दीजिए। छाता खोलेगा तो बारिश से ऐसे ही तो बचता है अपन यूं। तो ये किसकी डायरेक्शन आ गई? टेंशन की। अब देख यहाँ पे कनेक्शन है ऐसे, तो छाता कैसे खोल देगा? ऐसे नहीं खोल सकते। अरे खोल सकता है ना, वही किसकी डायरेक्शन हो गई? टेंशन। अरे खोल सकता है। मान ले नीचे से भी अगर बना हुआ होता तो क्या नीचे खोल देता? अरे हाँ भाई, मजाक नहीं कर रहा, खोलना है। बारिश थोड़ी ना हो रही है। बारिश हो रही है क्या? बारिश नहीं होगी तो छाता कहीं भी खोल सकते हैं, चाहे नीचे खोलो चाहे साइड में चाहे ऐसे। बोलो खोल सकते हैं कि नहीं? तो हमें क्या करना है? ब्लॉक पे बैठना है और रस्सी की डायरेक्शन में छाता खोल देना है। खोल सकते हो? छाता छाता खेल लो, तुम लोग खेल लोगे? चलो भाई, तो मैंने यहाँ पर बैठ के छाता खोला, क्या इधर? यहाँ पर बैठ के छाता खोला, क्या इधर? अरे होगा कि नहीं? और यही इस बॉल पे लगने वाली किसकी डायरेक्शन है? टेंशन की डायरेक्शन। क्या तुम्हें इतनी बातें समझ में आई? यार पक्का पक्का बोल रहे हैं यार, 100% बोल रहे हो? सिंगल हड्डी झूल क्यों रहे बे? हैं? अभी गिर जाएगा उस बेंच के वजन से साले। हाँ तो बैठ जा, बैठ जा। स्टाइल में बैठा हुआ है, बर्थडे आज तेरा? अच्छा नजर नहीं आ रहा कि लंबा आगे बैठा हुआ है? तो लंबे को पीछे कर दिया, तू आगे आ जा। अच्छा ऐसे बैठ जाएगा? चल बैठ जा। चलो इधर देखो, ये किसकी डायरेक्शन है बच्चों? T2। और ये किसकी डायरेक्शन है? T1। बोल, तेरे को समझ में आ गया? ये जो मैंने T1 और T2 बनाया, ये किस पे बनाया है? बॉल पे या रस्सी पे? बॉल पे। क्या तेरे को समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। T2 लगा इधर, T1 लगा इधर। बोल एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा यार। एंगल फाइंड करते हैं। ये 37, ये था 90, तो ये कितना? क्या तेरे को नजर आ गया? यानी कि ये एंगल जो है ये कितना है बच्चों? 53 डिग्री। बता ठीक है क्या? ये अगर 53 है तो इधर T1 का कौन सा कॉम्पोनेंट? T1 cos 53। बता ठीक है? ये लग रहा था T2। ये T1 cos 53, तो ये कितना? T1 sin 53। अरे यार होगा कि नहीं? होगा। मतलब क्या? अगर ये बॉल इक्विलिब्रियम में है तो ये कॉम्पोनेंट बराबर, ये कॉम्पोनेंट भी बराबर होंगे। हम लोगों ने सीधे सीधे क्या कहा? T2 इज इक्वल टू T1 cos 53। बोलूंगा। और T1 sin 53 इज इक्वल टू 20। बोलो आएगा कि नहीं? चलो लिख के देखते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके कि क्या आंसर आता है। जल्दी से लिख के दिखाओ। इक्वेशन लिखो भाई जल्दी से। क्या आ गया? T1 sin 53 डिग्री इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 20। यानी यहां से T1 कितना आ गया है? 20 इंटू
5/4 आएगा कि नहीं? ये कितना हो गया? 4 5 20 यानी कि 25 न्यूटन। बता ठीक है क्या? अरे बोलो यार, क्या T1 आ गई? और दूसरी इक्वेशन क्या है? T1 cos 53 इज इक्वल टू T2। तो T1 cos 53 डिग्री इज इक्वल टू T2। T1 की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 25 इंटू 3/5 इज इक्वल टू T2। 5 से 5 काट दूं या 5 से 2 काटूं? 5 से 2 काटा, यानी 5 और 2 क्या होते हैं? बराबर। अरे 5 ही तो आएगा यार, कैसी बात कर रहा है? आएगा कि नहीं? क्या हम 5 से 2 काट सकते हैं? अबे काट मत देना, समझ गया? बोलेगा सर ने बताया था। 5 और 2 क्या हो गए? कट गए। अपने पास क्या बचा बे? 5। तो यहां से T2 कितना आ गया भाई साहब? 15 न्यूटन। तेरे को कुछ नजर भी आया? नहीं आया बेटा? आ गया? पक्का बोलो यार। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? टेंशन। क्या निकाल सकते हैं? टेंशन। चलो इसे छापो, फिर अगला करा था। फर्स्ट पॉइंट, हाँ मैंने यही बताया था ना कि टेंशन हमेशा ऐसे लगती है कि वो टेंशन मतलब रस्सी को क्या करना चाहती है? छोटा करना चाहती है। अरे देखना इधर देख, टेंशन की डायरेक्शन कैसे? ऐसे। अगर टेंशन इधर लगे तो रस्सी छोटी होगी क्या बड़ी होगी? छोटी होगी क्या बड़ी होगी? होगी ना। यहां पर देख ऐसे लग रहा है, यहां से तो फिक्स है ना। यहां पर अगर टेंशन लगाऊंगा तो रस्सी छोटी होगी क्या बड़ी होगी? खत्म। इट ट्राइज टू कंप्रेस द स्ट्रिंग। होती नहीं है क्योंकि एक टेंशन पीछे से भी लग रहा होता है। स्टैंड भी तो लगा हुआ है ना बेटा, इस स्टैंड पे भी टेंशन लग रहा होता है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है? ये। आपस में क्या हो गई? कैंसिल। बताऊंगा उसके बारे में, रुक जा, इंतजार, थोड़ा सा इंतजार। हाँ सर बेटा यही तो बताया, ये रस्सी खिंची हुई है कि ढीली है? खिंची हुई है, यानी कि व्हेनेवर अ स्प्रिंग इज पुल्ड, पहली लाइन आगे पढ़ो, एंड मेड टाइट। क्या टाइट हो गई? बहुत बढ़िया। आगे की लाइन, इट पुल्स ऑन द बॉडी। क्या इसने बॉडी को पुल किया? किया कि नहीं? आगे की लाइन, विद अ फोर्स टेंशन T विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे है या टूवर्ड्स है? अवे है। और बोलो, अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग है या कहीं भी है? चलो भाई छाप लो। छाप लिया? चलो क्या है मोशन? चलो छाप लिया ना? चलो आगे चलो। बना लो। बना लिया है ना? और इसमें टेंशन लिखो। अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। चलो रस्सी में टेंशन लिखो। रस्सी आइडेंटिकल है। रस्सी कैसी है? आइडेंटिकल, यानी दोनों में टेंशन कैसे होंगे? T1 T2 या T होंगे, ठीक है ना? इफ द स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल देन राइट द टेंशन। करो। मुझे पता था इसको भी गलत करोगे। यहां पर T लगा और यहां पर भी क्या लगा? T। अबे यहां बैठ के छाता खोल दे और यहां बैठ के छाता खोल दे। नहीं खोल सकता। इधर भी T और इधर भी T। बोलो लगेगा कि नहीं? दोनों तरफ T लगा। बेटा इस T का ये वाला कॉम्पोनेंट कितना होगा? जल्दी से बता दे। क्या ये भी थीटा ये भी थीटा? यानी कितना आ गया? 2T cos थीटा। अरे आएगा कि नहीं? बेटा नीचे क्या लग रहा है? mg। हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? जल्दी से बोल। अरे बोल रहे mg इज इक्वल टू 2T cos थीटा। अरे बोलेंगे कि नहीं? बेटा यहाँ से T कितना आ गया? mg अपॉन 2 cos थीटा। अरे बोलाएगा कि नहीं? सर आपने इस कॉम्पोनेंट का तो कुछ किया ही नहीं। ये जो T sin थीटा था और ये वाला जो T sin थीटा था, क्या ये हमारे काम का है? क्या बच्चों ये इधर है और ये इधर है? इधर इधर वाले कैंसिल होते हैं, ऐड होते हैं? कैंसिल होते हैं, ऐड होते हैं। इसीलिए हम लोगों को इसका कुछ भी करना नहीं था। अब एक चीज सोचना पड़ेगा तेरे को, दिमाग अपना, ठीक है?
दिमाग चलाओ, घुटना दिखाओ, सुनना। अगर थीटा 90 डिग्री कर दूं तो थीटा 90 मतलब कॉस थीटा 0, क्या टेंशन इनफाइनाइट हो जाएगी? अगर मैं कहूं कि थीटा कितना कर दिया 90 डिग्री, क्या बच्चों कॉस थीटा 0 हो गया? कॉस थीटा 0 मतलब टेंशन कितना इनफाइनाइट। सोच पा रहे? सोचने की बात है ना। थीटा बढ़ाऊंगा टेंशन घटेगा कि बढ़ेगा? थीटा घटाने से कॉस थीटा बढ़ता है कि घटता है? थीटा बढ़ाया साइन थीटा बढ़ा, कॉस थीटा घटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा घटेगा। डिनोमिनेटर कम हो रहा है कि ज्यादा? कम। डिनोमिनेटर कम होगा तो टेंशन की वैल्यू बढ़ेगी क्या घटेगी? बढ़ेगी। बोल तेरे को समझ में आ रहा है? और 90 डिग्री पर टेंशन कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि ये टर्म 0 हो गई। समथिंग अपॉन 0 इज, जानते हो कि नहीं? तो यहाँ पर हमने क्या बोला? थीटा बढ़ेगा मतलब कि कॉस थीटा घटेगा। अबे घटेगा, अभी भी गलत बोल रहा है सब। थीटा इंक्रीज का मतलब कॉस थीटा डिक्रीज, और कॉस थीटा अगर घटेगा मतलब कि टेंशन के साथ क्या होगा? टेंशन विल इंक्रीज। तेरे को समझ में नहीं आया? और थीटा 90 होते ही टेंशन कितना? क्या तुझे कुछ भी आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आ जाओ। हाँ सुनाई नहीं दे बेटा। चलो हेडिंग डाल लो सभी लोग, न्यूटन सेकंड लॉ। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ हमारे जीवन का न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है? इसी की एप्लीकेशन है बेटा सारी दुनिया में, सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह। तुम लोग जितनी भी चीजें अब पढ़ने वाले हो आगे की भी, उन सब के अंदर हर जगह तुम लोग देखोगे कि हर जगह किसकी बात हो रही है? न्यूटन सेकंड लॉ की। किसकी बात हो रही है? न्यूटन सेकंड लॉ की। अब ये न्यूटन सेकंड लॉ है क्या? सबसे पहले सुनेंगे इसका रियल स्टेटमेंट क्या था, ध्यान से सुनना। न्यूटन सेकंड लॉ था बच्चों, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। F इज इक्वल टू क्या था? dp अपॉन dt, वेयर p इज द मोमेंटम। p क्या है बच्चों यहाँ पे? मोमेंटम। यानी कि ऐसा बोला गया कि द नेट फोर्स विच एक्ट्स ऑन द पार्टिकल इज एक्चुअली व्हाट? इट इज द चेंज इन मोमेंटम। किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है, इट इज व्हाट? इट इज द चेंज इन मोमेंटम एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल विद इन अ पर्टिकुलर टाइम। क्या तुम लोग इस बात को समझ पा रहे हो? अब लोगों ने क्या कहा, ये तो अपना रियल न्यूटन सेकंड लॉ है। कौन सा वाला? रियल, यानी जो असली होता है। अब इसके कुछ रूप बना दिए गए। इसके क्या बना दिए गए? रूप बना दिए गए। बाहर मत देखो, बाहर क्या दिख रहा है भैया, यहाँ पर ध्यान दो, सुनना मेरी बात। इसके कुछ रूप बना दिए गए और बोला कि यार मोमेंटम क्या होता है बच्चों? मास इंटू वेलोसिटी। बोल होता है कि नहीं? और ऐसा बोला कि पी की जगह पर क्या लिख देते हैं? मास इंटू वेलोसिटी। चलो पी की जगह पर लिखा मास इंटू वेलोसिटी। देखना बेटा क्या आ गया? F net इज इक्वल टू d/dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। अरे बोलाएगा कि नहीं? पक्का पक्का। अब बच्चों ऐसा बोला कि अगर एक स्पेशल केस लिया गया, क्या लिया गया? स्पेशल केस। और उस वाले स्पेशल केस में लोगों ने क्या कहा कि इन दिस स्पेशल केस मास इज टेकन टू बी कांस्टेंट। मास को कैसा मान लिया गया? कांस्टेंट। हमारे जीवन में हम लोगों को मास को हमेशा क्या मानते हुए चल रहे हैं? कांस्टेंट। हम लोग मास के बारे में जब बात करते हैं तो वो हमेशा कैसा होता है? इनवेरिएबल, यानी कि वो बदलता नहीं है। मास तब तक नहीं बदलता जब तक हम लोग कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करने लग जाते, जिसकी हमें अभी तक कोई जरूरत नहीं पड़ी। क्या ये वाली बात क्लियर है? चलो भाई, तो हमने कहा स्पेशल केस ऑफ मास कांस्टेंट। तो आगे बोल क्या आ जाएगा? आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? इंप्लाइज F net इज इक्वल टू क्या बच्चों? कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लूं। कांस्टेंट टर्म को हमने जैसे बाहर निकाला तो क्या आ गया? m dv/dt। बोलाएगा कि नहीं? और क्या तुम dv/dt को एक्सेलरेशन के नाम से जानते हो? तो हमारे पास में यहां से क्या आ गया? नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। कितना आ गया बच्चों? नेट फोर्स इज इक्वल टू m। अरे तेरे को समझ में आया? विच इज द न्यू फॉर्म ऑफ द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। क्या ये एक स्पेशल केस है? क्या
क्या है बच्चों, एक स्पेशल केस जिसमें मास को क्या माना गया है, कांस्टेंट। असली न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, F इक्वल्स टू dp/dt। ठीक है, अभी छापना नहीं है, सुन ले मेरी बात। छोटी सी चीज, अगर मैं बोलूं F नेट इज इक्वल टू ma और एक स्टेटमेंट में साथ साथ दूं A इज इक्वल टू F नेट अपॉन m, तो क्या तुम बता पाओगे इनमें से ज्यादा सही कौन सा है, नीचे वाला के ऊपर वाला? इन दोनों में ज्यादा सही कौन सा है, नीचे वाला के ऊपर वाला? सोच के देख, फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज द कॉज ऑफ फोर्स। दोबारा से सुनना, एक्सेलरेशन से फोर्स आता है या फोर्स से एक्सेलरेशन आता है? फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन से फोर्स आता है? क्या बच्चों फोर्स से एक्सेलरेशन आता है? मतलब क्या दिस विल बी द करेक्ट फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ? ऑल्दो वी विल फाइंड इन मैनी बुक्स के वहां पर F की वैल्यू क्या दे रखी है, सेकंड लॉ ऐसे ही लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, जो कि स्टेटमेंट देना क्या है बच्चों, गलत है। असली स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, A इज इक्वल टू F/m, बिकॉज हमने क्या कहा कि ये क्या है बच्चों, फोर्स इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स। क्या आप लोग कुछ समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? और यहाँ पर किस तरह की फोर्स की बात हो रही है, क्या वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट फोर्स? हम लोग कैसी फोर्स की बात कर रहे हैं, नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। और जब भी नेट फोर्स की बात होगी तो हम लोग इसी वाले एक्सप्रेशन को याद रखेंगे। क्या इतना सा काम कर सकते हो, जल्दी से छाप लो, लिखो, ma इज नॉट अ फोर्स। ma, ये जो हम ma बोल रहे हैं ना, इसके बारे में बोल रहा हूं। ma इज नॉट अ फोर्स, अ कॉज ऑफ द नेट फोर्स। कॉज की जगह इफेक्ट लिखना, बट एन इफेक्ट ऑफ द नेट फोर्स, कॉज तो गलत हो जाएगा, है ना। ma बेटा खुद एक फोर्स नहीं है, बट ये नेट फोर्स का इफेक्ट है। ma इज नॉट अ फोर्स बट एन इफेक्ट ऑफ द नेट फोर्स। ma इज नॉट अ फोर्स बट एन इफेक्ट ऑफ द नेट फोर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखो, देयर मे बी मैनी फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। देयर मे बी मैनी फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल but there is only one acceleration. There may be many forces acting on a particle. एक पार्टिकल पे कई फोर्सेज एक्ट कर सकती हैं, but there is only one acceleration. क्योंकि हम लोग हमेशा एक्सेलरेशन किससे निकाल रहे होते हैं, नेट फोर्स से। किससे निकाल रहे होते हैं, नेट फोर्स से। तो कई फोर्सेज हो सकती हैं, पर एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक। कैसा होगा, एक। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या नेट फोर्स की डायरेक्शन में? तो देखो कुछ समझ में नहीं आया, आई बेटा ये वाली बात समझ, अगली लाइन में बोलो, लिखो जल्दी से, दिस इज ओनली वैलिड, दिस इज ओनली वैलिड व्हेन स्पीड्स आर नॉट कंपेरेबल। दिस इज ओनली वैलिड व्हेन स्पीड्स आर नॉट कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये सिर्फ तभी वैलिड है, यानी F इक्वल्स टू ma, विच इज अ स्पेशल केस। ये सिर्फ तभी वैलिड है कब, जब हमारी स्पीड जो है इट इज नॉट कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। यानी हम लोग किस में खेल रहे होंगे, 100, 500, 600, 800 मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। लाइट की कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। क्या तुम सोच पा रहे हो? तो इस स्पीड के कंपेरेबल हमें नहीं जाना, क्योंकि जैसे ही हम लाइट की वेलोसिटी के कंपेरेबल चले जाते हैं, वैसे जो मास होता है वो कांस्टेंट नहीं रह जाता। ठीक है, मास वेरी करता है बच्चों, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन √(1-(v²/c²) से। उसके बारे में हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे केस में सिर्फ मास हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? 100% है सभी लोगों को, हाँ के ना? सब लोगों को आवाज नहीं आ रही, आया कि नहीं? चलो भाई।